Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the virtual private servers or BPS servers. Okay, so BPS servers होते क्या हैं बेसिकली, किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से हम BPS सर्वर्स को सेटअप कर सकते हैं अपने होस्टिंग्स पे। तो आज हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक GoDaddy से एक VPS सर्वर परचेज़ किया हुआ है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक VPS सर्वर को फ्रॉम द स्क्रैच हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, किस तरह से सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने डोमेन को अपने VPS सर्वर से कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें VPS सर्वर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ओके, कि जब भी हम कोई भी शेयर्ड होस्टिंग्स हम किसी भी ISP से लेते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, लाइक GoDaddy है। शेयर्ड होस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लाइक कि हमें जो हार्डवेयर और प्रोसेसिंग पावर मिलती है शेयर्ड होस्टिंग में वो लिमिटेड होती है। हमें एक CPU मिलता है, उसे हम सेकेंड 2 CPUs तक एक्सटेंड कर सकते हैं एंड 150 प्रोसेस या 150 थ्रेड्स हमें मिलते हैं वहाँ पे, या फिर 512 5112 MB रैम मिलती है। अगर हमारी प्रोसेसिंग पावर या फिर हमारा जो ट्रैफिक है वो अगर इंक्रीज़ होता है और हमारी प्रोसेसिंग पावर से बाहर चला जाता है तो हमारी वेबसाइट्स में 500 इंटरनल एरर्स आते रहते हैं। बिकॉज क्योंकि हमारी जो वेबसाइट्स है और हमारा जो सर्वर है वो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उतने पावर्स नहीं है हमारे पास। आफ्टर उसके बाद हमें जो है BPS सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। BPS सर्वर क्या होता है कि एक हमारे सर्वर को वर्चुअली हम नंबर ऑफ़ सर्वर्स में डिवाइड करके उसको हम अलग अलग सर्वर्स यूज़र्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये एक मैंने सर्वर परचेज़ किया हुआ है BPS सर्वर, जिसको मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हम जब फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस करेंगे तो मैं बता देता हूँ किस तरह से हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। ओके, सो ये हमारा BPS सर्वर है। अभी अगर हम अभी मेरे पास विंडोज़ 2012 R2 इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड 2 GB रैम 40 GB हार्ड डिस्क है। ओके, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको स्टार्टिंग्स में मिलेंगे कि सर्वर नेम क्या है, यूज़र नेम, आप पासवर्ड्स, ओके, एंड डेटा सेंटर्स आप कहाँ रखना चाहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो है किस तरह का कौन सा यूज़ करना चाहते हो। CentOS है, CentOS बेसिकली ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दो हैं यहाँ पे अवेलेबल, विंडोज़ 2008 R2 एंड विंडोज़ 2012 R2। ओके, अभी मैं फर्स्ट टाइम एक बार सेटअप कर चुका हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रॉय एंड रीबिल्ड। इसका मतलब है कि जो मेरा पहले से सेटअप है, जो मेरा पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हुआ है उसमें, उसको डिस्ट्रॉय करके वो फिर से नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा। लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। नाउ जो हमने यूज़र नेम सेट किया है और जो पासवर्ड्स डाले हैं वो हमारे यूज़र्स के हमारे BPS सर्वर के यूज़र नेम और पासवर्ड्स होते हैं। ओके, यहाँ से हम अपने BPS सर्वर को टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हैं। ओके, हमारे यहाँ अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड्स भूल गए हैं तो यहाँ से हम उस यूज़र नेम पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम किस तरह से हमारे BPS सर्वर को कनेक्ट करेंगे एक रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू, जिससे कि हम उस पर काम कर पाएँ। ओके, तो हमारा जो RTP क्लाइंट है, RTP क्लाइंट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, हम हमारे BPS सर्वर पे एक स्टैटिक IP मिली हुई होगी 192.169.223.202। ये डिपेंड करता है हमारे प्रोवाइडर पे, वो हमें एक स्टैटिक IP प्रोवाइड करता है या नहीं प्रोवाइड करता है। ओके, GoDaddy ने मेरे को प्रोवाइड किया तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर कोई प्रोवाइडर जो स्टैटिक IP प्रोवाइड नहीं करता, लाइक जब आप हम
जब हम क्लाउड सर्विसेज से बीपीएस सर्वर्स को अगर हम मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्लाउड सर्विसेज के साथ में स्टैटिक आईपी नहीं मिलते, हमें बाहर से उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इस आईपी को डालूंगा, कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद में ये मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। मैं ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड डाल के और सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। और तो मेरा डायरेक्टली लॉगिन हो गया। आपसे यूज़र नेम पासवर्ड्स पूछेगा, फिर एक सर्टिफिकेशंस के लिए यस और नो पूछेगा, तो आपको यस करना है और आप जो है कनेक्ट होके अपने बीपीएस सर्वर पे लॉगिन हो जाओगे। दिस इज़ लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस पर कुछ भी कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइक डीएचसीपी है, डीएनएस है एंड वेब होस्टिंग सर्वर्स हैं। तो अभी हम जो है वेब होस्टिंग सर्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन वेब होस्टिंग सर्वर है वो है हमारा आईएएस, जिस जिस पे हम सारी की सारी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, विंडोज़ बेस्ड सर्वर्स पे। ओके, तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक आईएएस की, दूसरा हमारा एक सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स की। तो मैंने डेटाबेस सर्वर्स के लिए मैंने एक एसक्यूएल का डेटाबेस जो है, डेटाबेस सर्वर 2012 एंटरप्राइज एडिशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एंड देन तो मेरे को एसक्यूएल सर्वर की न्यू इंस्टॉलेशन करनी है। तो एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन, ओके, ऑल थिंग्स पास्ट। नाउ दिस इज माय प्रोडक्ट की। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल्स को करने के लिए, तो उतना वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो तब तक हम जो है अपना आईएएस सर्वर जो है देख लेते हैं। ओके, हो गया। ओके, एवरीथिंग इज़ पास्ड। विंडोज़ फायरवॉल में आपको अलर्ट दिख रहा है, मींस विंडोज़ फायरवॉल पे एक हमें एक्स्ट्रा रूल लिखना पड़ेगा सो दैट बाहर का जो यूज़र है उसको हमारे एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो सके। ओके, हमें एसक्यूएल सर्वर फीचर इंस्टॉलेशन करनी है। ओके, एंड नाउ सेलेक्ट ऑल। हमें रिपोर्टिंग सर्विसेज एंड ऑल सारी चीज़ें चाहिए, तो हमने सारी सभी चीज़ें सेलेक्ट ऑल कर लिया। अदरवाइज़ आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। ओके, इंस्टेंस में डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे वर्क करना चाहता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस। नेक्स्ट। ओके, नाउ यहाँ पर हमें एसक्यूएल सर्वर के यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स डिसाइड करने होते हैं। ओके, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड मींस आपने जो एसक्यूएल सॉरी विंडोज सर्वर्स के जो ऑथेंटिकेशन सेट किए हुए हैं यूज़र नेम पासवर्ड्स, वही वर्क करेंगे। अदरवाइज़ आप जो है मिक्स मोड में यूज़ कर सकते हो। तो मिक्स मोड में वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से भी कनेक्ट हो सकता है एंड न्यू पासवर्ड से भी कनेक्ट हो सकता है। तो पासवर्ड्स में यहाँ पे वेरी सिक्योर पासवर्ड एक क्रिएट कर देता हूँ, जो कि मैं आपको नहीं बताऊँगा।
मैं यहाँ पे एक यूज़र ऐड करना होता है हमें, तो हम जो करेंट यूज़र है उसको ऐड कर देते हैं एंड नेक्स्ट। ओके, हमें मल्टी डायमेंशनल एंड डेटा माइनिंग मोड भी चाहिए, तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एरर आई बिकॉज हमने करंट यूज़र ऐड नहीं किया, करंट यूज़र ऐड कर देते हैं एंड इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे भी हमें करंट यूज़र ऐड करना है एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। एंड अगर आप एरर्स जो माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज नाउ अभी हमारी इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है एंड इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। तो ओके ओके, तो एसक्यूएल सर्वर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आईएएस सर्वर के बारे में देख लेते हैं, जो हमें वेब होस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वर मैनेजर को थोड़ा देख लेते हैं। सर्वर मैनेजर, दिस इज़ हमारा ये हमारा सर्वर मैनेजर है, हम इसको हाइड कर देते हैं। अभी बेसिकली हमारे पास दो सर्वर चल रहे हैं, लोकल सर्वर एंड ऑल सर्वर। इससे हम फाइल शेयरिंग एंड ऑल अभी हम सेटअप कर सकते हैं। हमें आईएएस को इनेबल करने के लिए ऐड न्यू रोल्स, देन नेक्स्ट रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशंस, देन सर्वर सिलेक्शन हमको इसी सर्वर पे करना है, देन फ्रॉम दिस सर्वर पूल। यहाँ पर हमारे बहुत सारे सर्वर रोल्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ से सर्वर रोल्स अगर इनेबल करना चाहें तो सर्वर रोल्स इनेबल कर सकते हैं। बट हमारा जो फीचर है, फीचर्स यहाँ से मैंने ऑन कर लिया सर्वर का। ओके, अब इस आईएएस सर्वर पे हम क्या क्या ऑन करना चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ से जो है ऑन कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ .NET 3.5 फ्रेमवर्क मैंने ऑन कर लिया है, ताकि मैं कोई भी 3.5 फ्रेमवर्क का इंस्टॉलेशन अगर करना चाहूँ एप्लीकेशन की तो हो जाए। अगर मेरे को आईएएस सर्वर के फीचर्स में इंस्टॉलेशन अगर इंक्रीज़ करना है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट सर्विसेज ऑफ आईएएस, अगर आप इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक हमें इन सारे ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मैं अपने एप्लीकेशंस की नीड्स के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओके मुझे एफटीपी भी इनेबल करना है एंड मुझे एसएसएल सर्टिफिकेट्स भी इंस्टॉलेशन करनी है, तो एसएसएल सर्टिफिकेट्स, एचटीटीपी रिडायरेक्शंस भी करने हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग सारे के सारे ऑप्शंस जो है कर चुका हूँ। ओके, ओके नाउ इंस्टॉल। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो आईएएस सर्वर है वो अभी इंस्टॉल होगा। ओके, तो ये भी हमारा जो है 5 to 10 मिनट्स लेगा, तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं और अपनी टास्क को दूसरी टास्क को हम कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है ये बैकएंड पे चलती रहेगी। और हमारा जो सर्वर इंस्टॉलेशन है डेटाबेस की वो अभी भी चल रही है। तो इसी बीच में हम जो है
अपनी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस जो हमें इस एसक्यूएल सर्वर के लिए करनी है वो कर लेते हैं। तो फायरवॉल को देखने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, देन फायरवॉल, ओके फायरवॉल, फायरवॉल के अंदर हमें एडवांस सेटिंग्स, जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है वो एक पोर्ट पे कनेक्ट होता है जिस पोर्ट को हमें अलाउ करना होता है। तो हमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स जो है यहाँ पे लिखने होते हैं। तो हमें एक पोर्ट अलाउ करना है, पोर्ट के लिए यहाँ पे एक पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। हमें पोर्ट नंबर दे देते हैं यहाँ पे 1433 इज़ द पोर्ट नंबर। नेक्स्ट, अलाउ द कनेक्शन, डोमेन यहाँ पे लिख देते हैं हम एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर, ओके। ये हमने इनबाउंड रूल लिख दिया, आउटबाउंड रूल भी हम यहाँ से लिख देते हैं। हमें पोर्ट ही अलाउ करना है, TCP 1433 इज़ द पोर्ट, यहाँ पे हमें अलाउ करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एसक्यूएल सर्वर, फिनिश, ओके। इनबाउंड एंड आउटबाउंड हमने कनेक्शंस पे 1433 जो पोर्ट है उसको अलाउ कर दिया। नाउ हमारा फायरवॉल का काम ख़त्म हो गया। हमारा एसक्यूएल सर्वर अभी इंस्टॉलेशन चल रही है हमारी, ओके। IIS जो है हम इनेबल कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट IIS को inet NCR से एक्सेस कर सकते हैं और वी कैन एक्सेस फ्रॉम हियर, ओके। नाउ हमारे सर्वर पे एक लोकल डिफ़ॉल्ट वेबसाइट जो है ऑन हो गई होगी, ओके। हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। So this is a default website we want to access, ओके। तो हमारी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स ऑन हो चुकी है। नाउ अब मैं चाहता हूँ, अभी मैं इस वेबसाइट को अपने IP से कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, ओके। लेट चेक, मैं अभी यहाँ से डोमेन्स में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं इस IP को देख लेता हूँ 192.223.223.233, सॉरी 233.202, ओके। सो लेट्स सी, हमारा IIS सर्वर जो है वहाँ से इनेबल हो चुका है और हमारे IP पे हम अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करके होस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी IP से अपनी बाहर की वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ अपने BPS के बाहर, ओके। दिस इज़ आवर BPS, दिस इज़ माय लोकल सिस्टम, ओके। नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस IP को एक डोमेन से कनेक्ट कर दूँ, ओके। तो मेरे को क्या करना होगा, मैं जिस डोमेन से इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ दिस इज़ oasiskingdom.com, ये मेरा डोमेन नेम है। मैं इससे इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसकी मैं जोन फाइल में जाऊँगा और जोन फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे जो इसका ए रिकॉर्ड होगा, ए रिकॉर्ड को चेंज करके इस IP पे पॉइंट करा दूँगा, ओके। दिस इज़ द ओल्ड एंट्री, मैंने यहाँ पे अपना IP डाल दिया जो कि नया IP है, ओके। सेव चेंजेस। जब भी हम DNS को डोमेन नेम के DNS जोन फाइल में चेंजेस करते हैं तो जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं विद इन 5 मिनट्स
और इसको हमें 3 दिन, हमारे 3 दिन भी लग सकते हैं चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में। ओके, बिकॉज जो प्रोपेगेशन टाइम है, हम प्रोपेगेशन टाइम बोलते हैं जब भी हम डीएनएस फाइल्स चेंज करते हैं, जोन फाइल्स चेंज करते हैं एक डोमेन नेम के लिए, तो जो रिफ्लेक्शन होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रोपेगेशन टाइम बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, हमारे जो डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे रूट सर्वर्स के पास इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। ओके, तो अभी आई थिंक हमारा पॉसिबल नहीं हुआ होगा, तो ये 5 मिनट्स में भी हो सकता है और 3 डेज भी लग सकता है। तो ओएसिस किंगडम जो है मेरा कनेक्ट हो गया मेरे आईपी से विद इन अ मिनट। तो ये डिपेंड करता है सर्विसेज अपने आपके जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर एसपी जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फास्ट, और उनका जो बैक एंड सिस्टम है वो कितनी फास्टली उस चीज़ को प्रोपिगेट करता है। ओके, तो मैं विद इन 5 मिनट्स कनेक्ट हो गया। ओके, नाउ बैक टू आवर सर्वर। Now I want to configure FTP also. So मैं चाहता हूँ कि मैं इसी साइट पे एक FTP और होस्ट कर दूँ। ओके, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं पहले एक FTP के लिए यूज़र बना लेता हूँ, सो दैट मैं एक स्पेसिफाइड यूज़र पे FTP कनेक्ट कर पाऊँ। सो कंट्रोल पैनल में जाके मेरे को एक यूज़र क्रिएट करना होगा। यूज़र अकाउंट, and manage another account, add user account। मैं यहाँ पे एक यूज़र बना लेता हूँ, renlab ftp, पासवर्ड इज़ वेरी सिक्योर्ड, जो कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। ओके, 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 नेक्स्ट। पासवर्ड डिडंट मैच anymore। ओके, तो मैंने एक FTP के लिए अकाउंट बना दिया, renlab ftp। ओके, नाउ आई वांट टू add this FTP, तो add FTP all unsigned IP। मैं SSL कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता, तो नो SSL। नेक्स्ट, बेसिक मोड में कनेक्ट करना है मेरे को, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड यूज़र को कनेक्टिंग के लिए परमिशन देनी है। सो स्पेसिफाई यूज़र एंड lab FTP, और मेरे को रीड एंड राइट की परमिशन देनी है। देन नेक्स्ट, FTP पब्लिशिंग इज़ ऐड। मैं वेबसाइट को फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ एंड कनेक्ट। मैं अपना FTP क्लाइंट ओपन करके कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो माई होस्ट नेम इज़ 192.169.233.202, username lab FTP, password is okay, and quick connect। ओके, कनेक्ट नहीं हो रहा है,
दैट मीन्स कि हमारा जो है कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो रहा है एफटीपी पे। मे बी फायरवॉल की प्रॉब्लम है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं फायरवॉल पे पोर्ट 21 पे काम कर रहा है या नहीं। तो मैं अपने में टेलनेट ओपन करता हूँ, ओ 192.169.233.202 एंड पोर्ट 21 पे कनेक्ट करना है। सो कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, दैट मीन्स कि हम जो है सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ फायरवॉल। तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड फायरवॉल, मैं अपनी फायरवॉल को थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ। ओके, नाउ गो टू द क्विक कनेक्ट। ओके, लेट्स सी। देखिए मेरा जो एफ सर्वर है, एफ से कनेक्ट हो गया एफ क्लाइंट। ओके, सो हमें एक और फायरवॉल रूल लिखना होगा जो कि पोर्ट 21 को जो है इनबाउंड एंड आउटबाउंड के लिए अलाउ कर दे। ठीक है, सो दिस इज़ एफ। हम डोमेन कन्फिगर कर चुके हैं, एफ कन्फिगर कर चुके हैं एंड यहाँ से हम इसको क्विट कर देते हैं। नाउ हम इसको फिर से बैक टू प्रीवियस स्टेट। सो ओके, हमारा एसक्यूएल सर्वर भी फुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ओके, अगर हम इसको बाहर से एक्सेस करना चाहें तो बाहर से एक्सेस होगा, बट उसके लिए हमें एक और कन्फिगरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क पे हमें इसको एक्सेस करने के लिए इसके कंट्रोल कन्फिगरेशन मैनेजर से नेटवर्क कन्फिगरेशन मैनेजर प्रोटोकॉल में TCP/IP इनेबल्ड है। ओके ओके, इस दैट मीन्स कि हमारा जो TCP/IP है वो नेटवर्क पे इनेबल्ड है। ओके, सो हम इसको जो है नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम से रिमोटली इस सर्वर को। ओके, सो मेरे पास अभी एसक्यूएल सर्वर क्लाइंट मेरे पास नहीं है, बट आई हैव अ विजुअल स्टूडियो। तो मैं विजुअल स्टूडियो में इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, मेरे को डेटाबेस कनेक्शंस करने हैं। ओके, ऐड न्यू कनेक्शन। सर्वर का नेम 192.169.233.202। ओके, हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है SA। पासवर्ड इज़ वेरी सिक्योर्ड। ओके, नाउ डेटाबेस
ओके, नाउ देखिए डेटाबेस एक्सेस होने लगे, मीन्स हम जो है यहाँ से अपने सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। मास्टर डेटाबेस जो है मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। सो सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीपीएस सर्वर्स को कैसे क्या एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, किस तरह से उस पर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, एंड किस तरह से एक डोमेन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे किस तरह से हम बाइंडिंग करेंगे, किस तरह से हम नए एफटीपी अकाउंट्स बनाएंगे, किस तरह से हम नई वेबसाइट्स को ऐड करेंगे आईएएस पे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको मज़ा आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं दैन सब्सक्राइब मी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।